तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? संख्या पद्धति। संख्याओं के लिखने और उनके नामकरण, संख्याओं को जो लिखते हैं हम, जो भी नंबरिंग हम यहाँ पे करेंगे उनका एक नाम होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने कुछ भी लिखा है, 5 लिखा है, तो इसको लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो इनका नाम है ये ना, जिससे इनको पढ़ा जाएगा वो इनका नाम है। ठीक है, तो संख्याओं के लिखने और उनके नामकरण करने की व्यवस्था जो होती है वही क्या होती है? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में हम लोग 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ इसके 1-2 और टॉपिक हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ना संख्या पद्धति कहलाता है। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उसी को कहेंगे संख्या पद्धति। तो आइए चलते हैं, इसके हम प्रकार देख लेते हैं। तो संख्या पद्धति को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला, दशमिक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर्स। पहला होगा दशमिक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर। दूसरा होगा रोमन संख्या प्रणाली, रोमन नंबर्स। तो आइए चलते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं दशमिक संख्या प्रणाली क्या होती है। संख्याओं को लिखने के लिए, इसमें संख्याओं को लिखने के लिए 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें दाएं से बाएं ओर जितना अंक हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दाएं से बाएं की ओर जितना अंक आगे बढ़ते हैं उतना मान में 10 गुना की वृद्धि होती जाती है। अब इसके बाद रोमन संख्या प्रणाली के बारे में समझते हैं। रोमन संख्या को अंकों से नहीं बल्कि अंग्रेजी के वर्णमाला से प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी के लेटर से, इंग्लिश लेटर के साथ, इंग्लिश लेटर से प्रदर्शित किया जाता है रोमन नंबर्स को। रोमन संख्याओं को लिखने के कुछ नियम होते हैं, तो आइए जानते हैं बारी बारी से एक एक नियम के बारे में। पहला रूल है हमारा, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उतनी बार हम उसको जोड़ देते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आई से लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है 1 को। अब जब आई की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाती है, आई की पुनरावृत्ति, जब आई की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाती है तो इसको हम आपस में जोड़ के लिख देते हैं 2। और जब यही आई की पुनरावृत्ति 3 बार होती है तो इसको हम लिखते हैं 3। एक्स से डिनोट किया जाता है 10 को। जब दूसरा रूल है हमारा, कोई संकेत, संकेत का मतलब हमारे रोमन नंबर्स, तो कोई भी संकेत 3 बार से अधिक नहीं आता है, 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं होती है। लेकिन संकेत वी, एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी वी, एल और डी दोबारा नहीं आते हैं, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। वी, एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। संख्यांक का शाब्दिक अर्थ, पहला तो संख्यांक। ठीक है, संख्यांक का मतलब क्या हो जाएगा? संख्या का अंक। संख्यांक का मतलब हो जाएगा
संख्या का अंक। ठीक है, उसके पहले हम लोग समझ लेंगे, देखो संख्या जो होती है वो अंकों को मिलाकर बनती है, और उन्हीं अंकों से मिलकर जो एक संख्या बनी है उसके अंकों को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संख्यांक। जैसे मैंने लिख दिया 5 6 8 3। अब यहां पे अगर हम देखेंगे ये सभी क्या हैं, अलग अलग हम देखेंगे तो अंक हैं, और इन चारों अंकों से मिला के एक हमारे पास नई संख्या बनी है जिसको हम बोलेंगे क्या, 5683, यानी 5683। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया संख्या का अंक। अब संख्या का अंक जिसके बारे में पूछा जाएगा संख्या का वही अंक। अब जैसे यहाँ पे हम पूछे 5683 में ये वाला क्या है, तो ये पूरी संख्या का एक अंक है और वो है क्या, 8। तो ये हो गया हमारा संख्यांक। ठीक है, और बात करें अंकों की, बात करें अगर अंकों की, तो अंक कुल कितने होते हैं, गणित में कुल अंक होते हैं कितने, 10, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक टोटल हमारे 10 अंक होते हैं। कितने, 10 अंक होते हैं। ठीक है, और इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या, और वो संख्या हम कहां तक बना सकते हैं, अनंत तक। ठीक है, चलो अब इसमें देखो अंकों का मान। अब हम लोग क्या देखेंगे, अंकों का मान। तो अंकों का मान दो तरीके का होता है, अंकों का मान दो तरीके का। पहला क्या होगा, वास्तविक मान। पहला क्या होगा, वास्तविक मान, जिसको हम क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। क्या, फेस वैल्यू। हाँ, फेस का मतलब चेहरा, यानी केवल पर्टिकुलर, केवल एक ही अंक के बारे में पूछा जा रहा है। फेस वैल्यू मतलब किसी एक का चेहरा, है ना। तो फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान। और दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान, जिसको बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, प्लेस। प्लेस, स्थान का मतलब क्या, प्लेस, यानी अगर स्थानीय मान की बात करेगा तो प्लेस वैल्यू, और वास्तविक मान की बात होगी तो फेस वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो जैसे दोनों में फर्क समझ लेते हैं। कोई भी हमारे पास एक नंबर लिखा गया 5683, इस तरीके से एक नंबर लिखा गया, और इसमें बोल दिया गया 6 का हमें बताना है क्या, वास्तविक मान, और वास्तविक मान और स्थानीय, स्थानीय मान। ठीक है, एक 6 का ही हमें बताना है, वास्तविक मान भी बताना है और स्थानीय मान। तो देखो अगर वास्तविक मान का मतलब क्या हो गया, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू में क्या हम देखेंगे, केवल इसी का चेहरा हम देखेंगे, यानी केवल हम किसके बारे में देखेंगे, केवल 6 के बारे में देखेंगे। और वो होगा क्या, तो वास्तविक मान केवल अगर हम 6 को देख रहे हैं तो इसका मान केवल यही होगा, क्योंकि हम केवल इसी को देख रहे हैं। और जब हमें इसी का स्थानीय मान पूछेगा, यानी प्लेस वैल्यू, जब इसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो इसका मतलब होगा क्या, कि ये किस स्थान पर है। और जब भी हम मैथ में, जब भी हम अंकों को प्लेस, अंकों का हम प्लेस देखेंगे तो वो प्लेस किधर से हम काउंट करते हैं, राइट साइड से। ठीक है, जो भी काम करेंगे हम लोग किधर से करेंगे, राइट साइड से। ठीक है, डिवाइड को छोड़कर, डिवाइड को हम कहां से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से। मल्टीप्लाई करना होता है राइट साइड से, ऐड करना होता है राइट साइड से, माइनस करेंगे राइट साइड से। और यहाँ पे हम इसका भी काउंट करेंगे तो किधर से काउंट करेंगे, राइट साइड से। हम देखेंगे किस प्लेस पर है,
तो यहाँ पे देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे वन टेंस हंड्रेड यानी इकाई दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या हो गया 100, ठीक है, सैकड़ा का मतलब होगा 100 और 100 है तो इसका मतलब क्या हुआ 6 और 0 यानी 600। पहले तो हम आएंगे प्लेस पर, प्लेस पे देखेंगे 6 है और 6 का मतलब ये हो गया, 6 का मतलब क्या हुआ 600, सैकड़े का मतलब 100 और प्लेस पे है कौन 6, ठीक है, 6 प्लेस पे है क्या तीसरे प्लेस पे है यानी इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 यानी 600। अब इसको हम लिखने का तरीका भी ये है कि हम जहां पे 6 है 6 को लिख लेते हैं, इसके बाद जितने डिजिट हैं जितने अंक हैं उतने हम लगा देंगे। देखो एक अंक दो अंक 0 0, ये हो गया हमारा क्या स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू की बात करेगा तो केवल 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग जीरो के बारे में, किसके, ठीक है, शांत हो जाओ। चलो देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं जीरो के बारे में। जीरो, ठीक है, इसका जो संकेत होता है, जीरो का जो संकेत होता है लिखते हैं वो क्या होता है ये, ठीक है, जीरो को हम कैसे लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो जीरो का लिखने का संकेत क्या है ये है, ठीक है। और अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। जीरो का मतलब, जीरो का मतलब नथिंग, कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं। और कुछ नहीं कब, जीरो का मतलब कुछ नहीं लेकिन कब, जब तक ये परिवार से अलग ना हो, अपनी फैमिली से जब तक अलग नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। यानी जब ये अपने फैमिली से परिवार से अलग हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू खत्म, ठीक है। यानी संकेत तो ये हो गया जीरो लिखने का, और इसका अकेले में इसका कोई महत्व नहीं है, यानी इसके बराबर क्या नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ रूल हैं उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे रूल्स आप लोग देखिए। पहला है किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसमें हम जीरो को चाहे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 85 में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो 85 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 85 में अगर हम माइनस कर देते हैं जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल, किसी संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य ही आता है, ठीक है, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो पहला मैंने क्या बताया, जुड़ने या घटाने पर कोई फर्क मान में नहीं पड़ता है, यानी जीरो जीरो आया है क्या अपने फैमिली के साथ, जैसे अगर ये 85 हमने बताया तो 85 एक क्या है, एक फैमिली है, साथ में रह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर जीरो अपने किसी फैमिली वाले के साथ आया ना, जीरो अपने किसी फैमिली वाले के साथ आया तब तो मान में फर्क पड़ेगा। जैसे जीरो आया अगर 3 के साथ अपने, तो यहाँ पे मान में फर्क पड़ेगा जोड़ने पर। लेकिन अगर अकेले आया जीरो, हमने कहा कि जब अकेले हो जाएगा तो उसका मतलब क्या कुछ नहीं। अब वो जीरो क्या हुआ, अकेले आके जब ऐड होगा तो उसका मतलब कुछ नहीं। लेकिन यही 85 में जब मल्टीप्लाई होता है, 85 में जीरो जब मल्टीप्लाई हो जाता है ना, अब इसका मतलब कुछ नहीं। अब ये किसी के साथ जब रिश्ता रखेगा इसका मतलब क्या होगा, जहां ये रिश्ता रखेगा वहां भी सब सत्यानाश
तो का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा क्या, 0 शून्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है, तीसरा रूल देखो, शून्य का किसी संख्या में भाग अपरिभाषित है। शून्य का किसी संख्या में भाग देने पर वह अपरिभाषित यानी क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, वो अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया था गुणा की बात। अभी जैसे हम देखते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम यहां पे बात करें 85 में कह रहा है 0 से क्या करना, भाग करने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि अपरिभाषित रहता है। अपरिभाषित का मतलब क्या, परिभाषित नहीं है, यानी इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। यानी 0 से जब भाग करेंगे, देखो 0 का 0 बार जाएगा। अब चाहे 0 बार लेके जाए चाहे 9 बार लेके जाओ, क्या आएगा, 0 का 9 का मल्टीप्लाई होगा, हमने कहा सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, शांत हो जाओ। हमने कहा 0 से जब किसी भी संख्या में भाग किया जाता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट होता है, अनंत तक जाता है, वो कैंसिल नहीं होता, वही बार बार आता है। अब 0 से चाहे 0 बार लेके जाए, चाहे सबसे ज्यादा सबसे बड़ा अंक क्या, 9। और हाँ, 0 जो है वो सभी अंकों में सबसे छोटा अंक है। वो 0 क्या है, एक अंक है, उसको भी अंकों में गिनती होगी। ठीक है, लेकिन संख्या हम लोग पढ़ते कहां से हैं, 1 से पढ़ते हैं। ठीक है, 0 से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो 0 क्या है, सबसे छोटा अंक होता है। अगर 0 और 8 लिख दिया, 8 के पहले हमने 0 को लिख दिया तो इसको 8 ही पढ़ेंगे। लेकिन जब ये पीछे चला जाएगा, अभी इसकी वैल्यू कुछ नहीं, 8 केवल इसी की वैल्यू हो रही है। ठीक है, और लेकिन जब 0 बाद में चला जाएगा तो अब 0 की भी वैल्यू होगी किसकी वजह से, हाँ, उसके फैमिली के बड़े मेंबर की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाग अपरिभाषित रहता है, हमने कहा 0 से चाहे 1 बार लेके जाओ, चाहे 9 बार लेके जाओ, चाहे 0 बार, हर बार क्या आना है, 0, यानी 85 85 85 बार बार आता रहेगा। तो इसका मान जो होता है 0 का, वो होता है अपरिभाषित। ठीक है, और नेक्स्ट रूल अब है हमारा, देखो उसको, शून्य को किसी संख्या के बाईं ओर लिखने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु दाईं ओर लिखने पर संख्या का मान 10 गुना वृद्धि हो जाती है। अभी मैंने बताया। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है पीछे जब हो जाता है तो 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन जब पहले होता है, बाईं तरफ होता है, तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है, मान वही होता है। ठीक है, जो उसके साथ में संख्या होती है या अंक होता है, केवल उतना ही वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं शून्येतर संख्या। ठीक है, अब शून्य का मतलब क्या, शून्य से इतर, इतर का मतलब अलग, क्या होता है, शून्येतर अगर कहीं पे लिखा है, ठीक है, शून्येतर का मतलब होता है शून्य से इतर, इतर का मतलब अलग, शून्य से अलग। अब हमें ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि शून्य से अलग संख्या क्या होती है, 1 से लेकर 9 तक, जिसमें शून्य ना हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, शून्येतर संख्या। अब इसके बाद आते हैं संख्याओं पे। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याएं क्या होती हैं उसका डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं, है ना। चलो, कितनी वस्तुएं हैं, इसका बोध कौन कराएगा, संख्या यानी गिनती, हम उसको गिन के बताएंगे कितनी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इसका हम डिफिनीशन क्या बोलेंगे कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, ठीक है, उसे ही संख्या कहते हैं। यानी हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं जिससे हमको बोध हो, यानी जिससे हमको पता चले, वही क्या होती है, संख्या होती है। जैसे अगर एक खेत है, खेत में बोया गया है गेहूं, गाय चर रही है ना, 4, तो हम क्या बोलेंगे कि खेत में 4 गाय हैं, यानी जो वो गाय है उसको बोध कैसे हो रहा है, यानी हमको उसको पता कैसे चल रहा है कि 4 ही गाय है, तो गिनते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। ठीक है,
वस्तुओं को गिनने के लिए, देखो गिनती की संख्याएं क्या होती हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन इकाइयों या संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं, उन्हें गिनती की संख्याएं बोलते हैं। 1 2 5 8 10 12। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला हमारा आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं की सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफिनीशन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, गणना या गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं के बारे में मैंने बताया कि 1 से लेकर कहां तक, 10 तक, 9 तक। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक, लेकिन शुरू कहां से होगी, 1 से। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली होता है, यानी हम लोग हमेशा बचपन से गिनती पढ़ते आए हैं और कहां से शुरू करते हैं, हमेशा 1 से। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होंगी, 1 से शुरू होंगी। ठीक है, और अनंत तक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या है, एक जो है सबसे छोटी व पहली प्राकृतिक संख्या है। एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या है हमारा, 1। एक जो है हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब चलो देखो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा सम संख्याएं। क्या, सम संख्याएं बोलेंगे क्या, इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। सम संख्याएं, इवन नंबर। सम का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। अभी हम लोग इसके बाद ये संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब विभाजिता का नियम पढ़ेंगे तो उसमें सारा बताएंगे कौन सी संख्याएं किससे कटती है। ठीक है, उसके पहले हम लोग यही समझ लेते हैं। तो सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जैसा 2 4 6 8 10 एटसॉन। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 से विभाजित करेंगे, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रही हैं, यानी कि सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी उन्हें कहेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा है हमारा विषम। सम के साथ में आ जाएगा विषम संख्याएं। सम संख्याएं, अब देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है। सम संख्याएं जो 2 से कट जाए, विषम संख्याएं कंफ्यूजन क्या होता है, जो 3 से कट जाए। ठीक है, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है। होगा क्या, 3 5, ठीक है, 7 और 9 11 13। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसमें अगर ये बोला जाए कि जो संख्याएं 3 से कट जाती हैं वो विषम होगा, तो देखो अब 3 से तो ये कटेगा और ये कटेगा, बाकी के ये बचे 2 ना। अब 5 और 7 3 से कटेगा नहीं ना, तो क्या ये विषम नहीं है, ये भी विषम है। लेकिन हम लोग कंफ्यूज कहां होते हैं कि जो संख्याएं 3 से कटती हैं वो विषम। तो यहां पे यही कंफ्यूजन हमें दूर करना है। सम संख्याएं जो 2 से कट जाए, विषम जो 2 से ना कटे। अब ये सारी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, तो सम संख्याएं मतलब इवन नंबर हमारे क्या होंगे, जो संख्याएं 2 से कट जाए इवन नंबर, और जो संख्याएं 2 से ना कटें वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा, विषम संख्याएं हो जाएगा। ठीक है, अब विषम संख्या के बाद आता है क्या, पूर्णांक संख्या। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्णांक संख्या। तो देखो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी पूरा पूरा अंक। अंक यानी जितने भी तरीके के होते हैं ना, लाइक माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो हो। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे इनको क्या, इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें होता क्या है,
प्लस में हो या माइनस में हो या फिर जीरो हो, वो सभी क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब इसको हम लोग एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो संख्याएं नंबर लाइन पे संख्या रेखा जानते हैं ना, संख्या रेखा समझिए, ये होती है संख्या रेखा। जीरो हो गया, लेफ्ट में -1 -2 -3, इधर 1 2 3, ये सारे नंबर देखो कुछ प्लस में, इधर 1 वही माइनस में है, वही 1 इधर प्लस में है, ठीक है, वही इधर -2 है, इधर है +2, ठीक है, यहाँ पे है +2, जीरो भी है। तो ये सारे नंबर्स चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो या फिर जीरो हो, ये सभी होंगे क्या, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पहले इनके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं तीन तरीके की होती हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं तीन तरीके की। पहली क्या होगी हमारा धनात्मक यानी पॉजिटिव, दूसरा होगा हमारा ऋणात्मक यानी निगेटिव, तीसरा होगा हमारा उदासीन। उदासीन का मतलब ना प्लस ना माइनस, ठीक है। तो यहीं पे एक चीज और समझ लो कि अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इसके साथ में कोई साइन नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है प्लस या माइनस का, तो वो होता है प्लस। जैसे मैंने अगर लिख दिया 9, तो ये 9 क्या है, प्लस का है, धनात्मक है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।